हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं जिग्नेश सर फिर से एक बार आप सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट के सेशन में हमने चैप्टर 2 की थियरी ख़त्म कर दी है और मैंने आपको बोला था कि इसके आसान सवाल है वो आप खुद कर लेना, बड़े और कठिन सवाल है वो मैं आज आपको सॉल्व करवाऊँगा। उसके बाद हम चैप्टर 3 शुरू करेंगे, ठीक है। तो उदाहरण में 2.10 नंबर का है सवाल कि दो प्रतिरोध ओम के नियम से मापे गए हैं और उनको इस प्रकार R1 बराबर 100 प्लस और माइनस 3 ओम और 200 प्लस और माइनस 4 ओम, इस प्रकार से दो अवरोधों को या प्रतिरोधों को मापा गया है। अब जैसा कि हमने सीखा है कि किसी भी मापन को हम किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, तो A प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा ए, यानी कि जो पहले लिखा जाता है वो क्या होता है, बहुत सारे या 10, 12, 15 अवलोकन या परिमापन करके उनका जो माध्य निकाला जाता है वो पहले लिखा जाता है। उसके बाद हमने सीखा था क्या किया जाता है, उस माध्य को व्यक्तिगत अवलोकनों से क्या किया जाता है, घटाया जाता है। वो त्रुटि व्यक्तिगत निरपेक्ष त्रुटि होती है। उसके बाद उनकी औसत निकाल के जो डेल्टा ए हम निकालते हैं वो यहाँ पे लिखी जाती है, यानी कि ए प्लस और माइनस डेल्टा ए। डेल्टा ए कौन सी त्रुटि है, औसत निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है। अब इन दोनों के ऊपर से सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि अपने आप निकल जाती है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से किसी भी परिमापन को दर्शाया जाता है। ए यानी कि वास्तविक रूप में वो माध्य होता है, बहुत सारे प्रेक्षण लेके निकाला गया, और उसके बाद प्लस और माइनस जो लिखा जाता है वो क्या होती है, औसत निरपेक्ष त्रुटि होती है, इन शॉर्ट निरपेक्ष त्रुटि होती है। चलिए, तो अब सवाल ऐसा है कि जब इन्हें श्रेणी संयोजन में लगाया जाएगा और उसके बाद पार्श्व यानी कि समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, तो इनके मध्य त्रुटि कितनी होगी वो ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले श्रेणी संयोजन देख लेते हैं। तो श्रेणी संयोजन का समीकरण जो कुल अवरोध मिलता है उसे RS से प्रदर्शित करते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन ऐसा कहा जाता है। वो उत्तर होता है R1 प्लस R2। श्रेणी संयोजन का समीकरण हम 12th में पढ़ेंगे, वैसे तो 9th कक्षा में भी आ चुका है। जितने भी प्रतिरोध है श्रेणी में जुड़ते जाएंगे, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 अप टू Rn, जितने भी हैं वो सारे जुड़ते जाएंगे, ठीक है। सो देयरफॉर RS बराबर R1 कितना है, 100 प्लस और माइनस 3 प्लस 200 प्लस और माइनस 4। ओके, अब माध्य को माध्य से जोड़ा जाएगा, तो 100 प्लस 200 यानी कि 300, और निरपेक्ष को निरपेक्ष से जोड़ा जाएगा, यानी 3 प्लस 4 यानी कि 7। ये हो गया। अब इसकी सापेक्ष त्रुटि निकालनी है, तो डेल्टा ए डेल्टा आर बटे आर 7/300। प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो गुणे 100 कर दो, तो वो आपकी श्रेणी क्रम की क्या आ जाएगी, निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगी, ठीक है। सॉरी, श्रेणी क्रम की सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि मैंने जिस तरीके से बताया वो आ जाएगी। अब पार्श्व क्रम देखते हैं। पार्श्व क्रम में यदि दो प्रतिरोध जुड़ते हैं तो उनका समीकरण बनता है R1 R2 भाग R1 प्लस R2, ठीक है। चले, तो इसके अंदर R1 R2 इसे कहा जाएगा माध्य को, यानी कि 100 गुणे 200 भाग 100 प्लस 200,
ठीक है। अब इसका आप भाग दोगे 300 से, यानी 2 एकम 2 20,000 का 300 से भाग दोगे तो आपका उत्तर आएगा 66.6666 ऐसा आएगा। ओके, तो मैं 66.7 ओम इसे लिख देता हूं। पार्श्वक्रम का जो उत्तर आया वो, ठीक है। अब इसका डेल्टा आर निकालने के लिए आपको समीकरण सवाल के अंदर ही दिया हुआ है, ठीक है। तो समीकरण कुछ इस प्रकार है, डेल्टा आर पी अपॉन आर पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल्टा आर वन अपॉन आर वन स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू अपॉन आर टू का स्क्वायर। अब किताब में आर पी मैंने जो लिखा है वो आर डैश से शो किया है, ठीक है, ऐसे लीटी लगा के इस तरीके से आर डैश बताया है। मैंने आर पी लिखा हुआ है, पैरेलल का पी पार्श्वक्रम, ठीक है, और सीरीज का एस यूज किया है यहां पर। अब इस समीकरण में से आपको डेल्टा आर पी निकालना है, तो इसके अंदर कीमतें रखेंगे, बराबर। चले तो शुरू करते हैं। सो देयरफॉर डेल्टा आर पी इज इक्वल टू, ये सामने भेज दो तो दोनों के साथ गुणा हो जाएगा, यानी कि आर पी का स्क्वायर डेल्टा आर वन अपॉन आर वन का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर डेल्टा आर टू बटे आर टू का स्क्वायर। ये सारी कीमत, जैसे ये R1 डेल्टा R1, R2 डेल्टा R2 हमारे पास है, RP हम निकाल चुके, तो सारी कीमत यहाँ पे हमारे पास है ही, रख देंगे। Therefore डेल्टा RP बराबर RP का स्क्वायर R1 का स्क्वायर, तो दोनों स्क्वायर वाले टर्म पहले लिख देता हूं मैं। RP कितना है 66.7, 66.7 का वर्ग, और R1 कितना है तो 100 बटे 100। अब इन दोनों का वर्ग कर देता हूं मैं, हो गया। बच क्या गया तीसरा डेल्टा R1, तो डेल्टा R1 कितना है 3, तो गुणे 3 कर देंगे। उसी प्रकार इसका RP तो पता है हमें 66.7 बटे R2 200, तो बटे 200, उसका कर देंगे वर्ग गुणे डेल्टा R2 4, ठीक है। अब इसका भाग करने पर आपको उत्तर मिलेगा 1.779 ओम डेल्टा आरपी आपका, ठीक है। कैलकुलेटर से करना, इतना उत्तर आ जाएगा आपका। अब इसे राउंड ऑफ करते हैं, सो देयरफॉर आपके पास उत्तर आएगा डेल्टा आरपी बराबर 1.8 ओम, ठीक। तो अब आरपी कितना मिला आपको वास्तविक रूप में, सो देयरफॉर पार्श्वक्रम में उत्तर क्या आया 66.7 प्लस और माइनस 1.8 ओ। ये आ गया आपको उत्तर, ठीक है। चले उसके बाद आपका 2.12 नंबर का उदाहरण है। किसी सरल लोलक के आवर्तकाल का समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। आवर्तकाल किसे कहते हैं, तो एक दोलन पूर्ण करने के लिए लगने वाले समय को हम आवर्तकाल कहते हैं। उसका समीकरण आपको दिया गया है, T = 2π√L/G। सरल लोलक के आवर्तकाल का समीकरण है ये, ठीक है। अब इस लोलक की लंबाई का जो मापन किया गया है, 1 मिलीमीटर की सटीकता से किया गया है, 1 मिलीमीटर की एक्यूरेसी से किया गया है। परिशुद्धता
कितनी है 1 मिलीमीटर। अब जितनी परिशुद्धता है या जितना अल्पतमांक है वही आपकी क्या हो जाती है, निरपेक्ष त्रुटि हो जाती है। ठीक है, चलिए तो L बराबर जो मान लिया गया है 20 सेंटीमीटर, ओके, और 10 बार 20 बार या जितनी बार लेकर आपको बोलते हैं कि ये मान निकाला, यानी आपको पता चल जाना चाहिए। अब वो क्या है, माध्य है, यानी 20 सेंटीमीटर जो निकाला है वो क्या है, उसका माध्य है। चाहे 10 अवलोकनों से निकाला हो, 5 अवलोकनों से निकाला हो या 15 अवलोकनों से निकाला हो। ठीक है, अब जो फाइनल आपका आंसर है वो क्या होता है, माध्य। और जितना अल्पतमांक किसी भी साधन द्वारा मापन किया जाएगा, चाहे घड़ी हो, लंबाई हो, द्रव्यमान हो, जो साधन से मापा गया उसका जो अल्पतमांक है वो आपकी क्या है, निरपेक्ष त्रुटि है। ओके, तो लंबाई अब कैसे लिखाया जाएगा, देखिए, सो L इज इक्वल्स टू 20, ये सेंटीमीटर में है और ये मिलीमीटर में है, तो इसे भी सेंटीमीटर में परिवर्तित कर देते हैं। सो प्लस और माइनस 0.1, ये हो गया आपका सेंटीमीटर, किसका, लंबाई का। ये लंबाई की त्रुटि और मापन तैयार हो गया है। ठीक है, अब समय का दिया है। ठीक है, तो समय में क्या बोला है कि समय का मापन 1 सेकंड की परिशुद्धता से। अब 1 सेकंड आपका क्या हो गया, आपको पता चल गया होगा। 1 सेकंड आपका क्या हो गया, अल्पतमांक हो गया या आपकी निरपेक्ष त्रुटि हो गई। ठीक है, पर दिया क्या है कि 100 दोलनों के लिए जो अवलोकन यानी कि जो कुल समय निकाला है वो 90 सेकंड है। यानी मैं बोल देता हूं कि यहाँ पे n बराबर 100 दोलन और कुल समय, इसे लिखता हूं साफ साफ, कुल समय है, ये क्या है, कुल समय कितना है, 90 सेकंड। बराबर। अब देखिए कि समीकरण है हमारा कैपिटल T बराबर T/N। ध्यान से समझना कैसे। कैपिटल T क्या है, परिभ्रमण समय, पर यहां भ्रमण नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, दोलन। तो एक दोलन का समय आवर्तकाल कहा जाता है, जैसा मैंने अभी बताया कैपिटल T। तो वो कैसे निकलेगा, तो जितना आपने कुल समय मापा है बट्टे दोलनों की संख्या। जैसे कि मैं 20 दोलन लेता हूं, 1 2 3 4 5, जैसे 5 दोलन हुए, उसके लिए मैंने स्टॉप वॉच से समय निकाल लिया। ओके, जैसे मिला 10 सेकेंड, 10/5 कर दूंगा तो वो क्या आ जाएगा, 1 दोलन का समय आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, 1 दोलन का समय निकाल सकते हैं। पर इसी सूत्र के आधार से मुझे इसकी निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करनी है, तो सो देयरफॉर सॉरी, इसकी त्रुटि आएगी सापेक्ष डेल्टा T/T। ठीक है, और इसकी त्रुटि कितनी आएगी, डेल्टा T/T। n तो संख्या है, उसकी कोई त्रुटि नहीं होती है। ठीक है, तो अब जहां पे मुझे समय की सापेक्ष त्रुटि इस्तेमाल करनी होगी, मैं वहां सीधा सीधा किसकी त्रुटि इस्तेमाल कर सकता हूं, कुल समय की त्रुटि का इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक है, चले, तो अब जब भी ये सवाल हुआ पूरा आपका, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो डेल्टा T/T क्या आएगा, डेल्टा T कितना है, निरपेक्ष त्रुटि 1 सेकेंड, कुल समय कितना है, 90। ठीक है, चले, तो अब आपको इसी प्रकार समय का लिखना है, तो कितना लिख सकते हो, तो T प्लस और माइनस डेल्टा T, तो कुल समय कितना है, 90, और प्लस और माइनस डेल्टा T कितना है, 1 सेकंड। ठीक है, चले, अब आपको पूछा गया है कि G के परिमापन की त्रुटि ज्ञात कीजिए, सापेक्ष एवं प्रतिशत। परंतु G के परिमापन की त्रुटि ज्ञात करनी है जब भी आपको समीकरण दिया जाए और किसी के परिमापन की त्रुटि ज्ञात की जाए,
करनी आपको पूछे तो सबसे पहला याद रखिए कि आपको क्या करना है, उसको समीकरण का कर्ता बनाना है। क्या बनाना है? कर्ता। तो अभी तो कौन है सूत्र का कर्ता? टी है, आपको जी को बनाना पड़ेगा। चलिए, तो उसके लिए पहले क्या करते हैं, t इज इक्वल्स टू 2π√L/g के दोनों साइड वर्ग कर देते हैं। तो टी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 4π², इधर रूट निकल जाएगा और L/g हो जाएगा ये। ठीक है, अब g को इधर ले आओ, टी स्क्वायर नीचे डाल दो। सो देयरफॉर g बराबर 4π² L/t²। समीकरण तैयार। अब जो समीकरण मिलता है उसकी सापेक्ष त्रुटि का समीकरण लिख दीजिए। चलिए, तो इधर डेल्टा g/g, ये इसकी सापेक्ष त्रुटि हो गई g की। 4π² तो समीकरण, अरे सॉरी, संख्या है, अचल है, उसकी कोई त्रुटि नहीं होगी। अब L की त्रुटि क्या है, तो L की त्रुटि लिखी जाएगी डेल्टा L/L प्लस t² की त्रुटि कितनी होगी। चलो, समीकरण चाहे गुणे में हो या भाग में हो, करा जाएगा तो जोड़ ही, यानी कि प्लस। और जितनी भी घात है, चाहे यहाँ पे √t होता, ठीक है, जैसे यहाँ पे √L/g है, तो इसका लिखना होता तो 1/2 पावर लिखते हम। ठीक है, पर यहाँ पे 2 पावर है तो 2 पावर को गुणा कर देंगे 2, और फिर t की त्रुटि डेल्टा t/t। अब इसको हमें पता है कि डेल्टा t/t को हम डेल्टा t/d लिख सकते हैं। ठीक है, चल, तो अब इसके अंदर कीमतें रख देंगे, हमारे पास g की त्रुटि आ जाएगी, डेल्टा g/g दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा L/L। निकालो, कितना है डेल्टा L 0.1/20, 0.1/20। ठीक है, परंतु ध्यान रखिए कि ये फिर भी सेंटीमीटर में है अभी भी। ओके, मीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप कर सकते हो। चलिए, कैसे कर सकते हो, 0.1 गुणे 10⁻², 20 फिर से 10⁻², कट गए, बराबर। तो अब ये मैं क्या बोल सकता हूँ, मीटर में है ऐसा भी कह सकता हूँ, सेंटीमीटर में है ऐसा भी कह सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि अपने आप वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट करोगे मीटर में तो कट ही हो जाने वाला है। फिर प्लस 2 और यहाँ पे डेल्टा t की जगह में क्या रख दूंगा, 1/90। डेल्टा t/t उसको मैं स्मॉल में लिख सकता हूँ, और स्मॉल के इक्वल्स क्या है, 1/90, ये 1/90। ठीक है, और अब इसका जो उत्तर आता है, ठीक है, और उसके मैं क्या कर दूंगा, डेल्टा g/g गुणे 100 कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगी, इसकी प्रतिशत त्रुटि मिल जाएगी। ठीक है, तो अब इतना काम मैं आप पे छोड़ रहा हूं, इसका गुणा भाग करके क्या उत्तर आता है वो आप निकालोगे खुद। ठीक है, चलिए आगे का सवाल देखते हैं। 2.7 नंबर का सवाल है और उसी के जैसा 2.9 है। ठीक है, तो सवाल में आपको आवर्धन दिया हुआ है। आवर्धन का अर्थ सीधा सीधा होता है कि आपकी मापी गई चीज या आउटपुट बटे आपकी ओरिजिनल चीज यानी कि इनपुट। ठीक है, आपको बहुत सारे आवर्धन भविष्य में यूज करने होंगे, एफिशिएंसी के तौर पे, यानी कार्यक्षमता, यानी कि और इंजन की बात थी एफिशिएंसी, और आप इसको लेंस की मिरर यानी कि दर्पण या लेंस के लिए भी आवर्धन यूज करोगे। ठीक है, और यहाँ पे जो हम आवर्धन यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये 2 तरीके का आवर्धन दिया है आपको, क्षेत्रीय आवर्धन और रेखीय आवर्धन। अब ये समझ लो ध्यान से क्या होता है कि जब भी आप सूक्ष्मदर्शक यंत्र से कोई चीज़ देखते हो तो सूक्ष्म चीज़ बड़ी दिखाई देती है। अब आप जो लेंस के अंदर देख के मापन करते हो वो आपका आउटपुट बोला जाएगा, वास्तविक तो नीचे है। ठीक है, अब उसकी जो आवर्धन क्षमता होती है वो m से प्रदर्शित की जाती है। अब आपने बड़ी स्क्रीन पर पिक्चर भी देखी होगी। ठीक है, तो प्रोजेक्टर लगा हुआ होता है और उसका लेंस होता है जो पर्दे पर बड़ी चीज़ करके दिखाता है।
परंतु वास्तविक जो फिल्म होती है वो छोटी होती है और उसको लेंस के आगे रख के बड़ा किया जाता है। तो अब जो पर्दे पर दिखता है माप मीटर स्क्वायर में, वो आउटपुट है आपका, और जो वास्तविक फिल्म है उसका क्षेत्रफल इनपुट बोला जाएगा। ठीक है, तो समीकरण आवर्धन का क्या है? आउटपुट बटे इनपुट। M बराबर आउटपुट बटे इनपुट। अब 2.7 नंबर के सवाल में दिया है कि 10 बार अवलोकनों लेके मानव के बाल की जो चौड़ाई मापी गई है, ठीक है, तो औसत मोटाई बोलता हूं मैं, चलिए, वो 3.5 मिलीमीटर मापा गया है। ठीक है, तो वास्तविक मोटाई कितनी होगी आपको पूछा है। वास्तविक मोटाई, ठीक है, तो अब सीधा सीधा आवर्धन का समीकरण लगा देंगे हम। कैसे? तो m बराबर मापन या मापित लिखते हैं, जो मापी गई, बटे वास्तविक मोटाई। हमें क्या चाहिए? वास्तविक मोटाई चाहिए। यहां आ जाएगा m, नीचे आ जाएगा, और यहां पे m का मान दिया हुआ है। ऐसा लेंस जिसका आवर्धन 100 है, क्या है? जिसका आवर्धन 100 है, वो आपको यूज करना है। ठीक है, चलिए, तो देयरफॉर वास्तविक मोटाई बराबर मापित मान, लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो सकता है, बटे आवर्धन। तो ये है आपका 3.5 बटे 100, यानी कि 0.035 मिलीमीटर। ओके, वैसे आप कैसे लिख सकते हो? b इज इक्वल्स टू 3.5 1 2 गुणे 10⁻² मिलीमीटर। ये आपका उत्तर हो गया। अब दूसरा जो 2.9 नंबर का सवाल है, उसके अंदर ऐसा आपको कहा गया है कि पर्दे पर क्षेत्रफल कितना है? 1.55 मीटर स्क्वायर, और जो स्लाइड है उसकी उसका क्षेत्रफल है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहां पे माप क्रम का अंतर है, सीधा सीधा। ठीक, और उसका लेंस के आवर्धन ज्ञात करना है, तो m का समीकरण आपके पास है ही। अब जो पर्दे पर दिखता है उसे क्या कहेंगे? आउटपुट, और जो वास्तविक फिल्म है उसका इनपुट, स्लाइड। ठीक है, तो देयरफॉर m बराबर, चलिए, तो अब क्या करेंगे? 1.75 क्या है? स्लाइड ही ओरिजिनल है। पर्दे पर जो आउटपुट कितना है? 1.55 बटे 1.75 गुणे, अब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में परिवर्तित करोगे तो 10⁻⁴ लग जाएगी। कितनी लग जाएगी? 10⁻⁴। ठीक, तो अब इसका जो उत्तर आएगा आपका वो 0.889 के आसपास आएगा। ये ऊपर चला जाएगा तो गुणे 10⁴। ठीक है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, लंबाई बटे लंबाई
चला गया। अब ये आपने क्षेत्रफल के लिए निकाला है, तो इसे हम ए से एरियल मैग्निफिकेशन, क्षेत्रीय आवर्धन। अब क्षेत्रीय आवर्धन से आपको रेखीय आवर्धन पर जाना है, तो आपको क्या करना है, क्षेत्रीय का क्या कर दो, वर्गमूल निकाल दो, तो सीधा सीधा वो क्या आ जाएगा, रेखीय आवर्धन। तो ml यानी कि रेखीय आवर्धन बराबर अंडर रूट ma यानी कि ये क्या है, क्षेत्रीय आवर्धन है। क्लियर? तो अब इसका अंडर रूट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, रेखीय। तो देयरफॉर ml बराबर अंडर रूट 0.889 गुणे 10⁴। ठीक है, तो यहाँ पे आप निकालोगे तो 89 समथिंग या 0.89 गुणे 10⁻² आएगा। आप कैलकुलेटर से करना, मैंने अंदाजित लिखा है, परफेक्ट नहीं होगा, एक आध दो अंक का शायद मिस्टेक या आगे पीछे हो सकता है, वैसे भी यहाँ पे भी कुछ हो सकता है, वो आप खुद निकाल लेना। ठीक है, इसका मान कितना होता है 1.55 बटे 1.75 जो आएगा उत्तर यहाँ रखना है और गुणे 10⁴। ओके, और जो उत्तर आता है उसका वर्गमूल निकाल लो, वो यहाँ पे रखना है गुणे 10⁻², पावर तो वही रहेगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, नया सवाल लेते हैं। तो 2.16 और 2.17 नंबर का सवाल है। परमाणुवीय स्केल पर जो हमारा परिमापन है, वो हमारा जो परिमाप है वो बदल जाता है, यानी कि जो उसका मात्रक है अब वो मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर बहुत बड़ा हो जाता है। उसके लिए बहुत छोटा मापक्रम यानी कि हम एंगस्ट्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। 10⁻⁹ यानी नैनो, 10वीं में आपने पढ़ लिया होगा। अब 10⁻10 यानी कि एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10⁻10। अब एक सवाल में आपको जो हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या है या उसका परिमाप है वो आपको 1 एंगस्ट्रॉम बोला है और एक में 0.5 एंगस्ट्रॉम बराबर। पर 0.5 एंगस्ट्रॉम या 1 एंगस्ट्रॉम से उत्तर में ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, जो हमें फाइनल आंसर निकालना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 1 या 0.5 लेंगे, उससे कोई उत्तर में परिवर्तन नहीं आता है, यानी हम 1 एंगस्ट्रॉम लेके ही कैलकुलेट कर देंगे इसे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कैसे होता है। अब समझिए कि हाइड्रोजन परमाणु का आयतन V, अब ये एक परमाणु का है, इसके लिए V1 लिखता हूं। ठीक है, अब ये बनेगा 4/3 पाई r, त्रिज्या है, हाइड्रोजन का H लिख देते हैं और उसका घन कर देते हैं, यानी कि 4/3 पाई r³। यानी कि हम जो हाइड्रोजन का परमाणु है उसे गोले की तरह मान सकते हैं, और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³ होता है। अब इसके अंदर कीमत रख देते हैं, सो देयरफॉर V1 यानी कि एक हाइड्रोजन का आयतन 4 गुणे 3.14 गुणे, अब यहाँ पे आप 0.5 लो या 1 एंगस्ट्रॉम लो, ज़्यादा कोई उत्तर में फर्क नहीं पड़ेगा। कितना लेंगे हम, 0.5 लेते हैं, 0.5 गुणे 10⁻10 और उसका भी घन। ठीक है, क्योंकि r बराबर हमें यहाँ पे एक सवाल 2.16 जो है उसमें 0.5 बोला है। ओके, और दूसरे सवाल में क्या बोला है, 1 एंगस्ट्रॉम बोला है, तो हमने 0.5 करके कैलकुलेट किया। तो इसका जो उत्तर आएगा आपका 5.1 गुणे 10⁻31 मीटर क्यूब आएगा। आप खुद करके चेक कर लेना। ठीक है, और 4 × 12
वैसे तो रफली आपको पता चल जाएगा 12 और गुणे 0.5 का क्यूब करना है, यानी 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5 गुणे 3.4 गुणे 4, उसका जो उत्तर आता है, और यहाँ पे घात कितनी 10 की -30 होगी। पर जो उत्तर आएगा उसको हम क्या कर देंगे, आगे पीछे करके एक डेसिमल यानी कि एक अंक के बाद हम दशांश चिन्ह लगाएंगे तो 10 की -31 घात आ जाएगी। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु का आयतन निकालना है। ये तो किसका निकला, एक हाइड्रोजन परमाणु का आयतन निकला। ऐसे हमारे पास 1 मोल के अंदर कितने होते हैं, 6.022 गुणा 10 की 23 घात जितने परमाणु 1 मोल हाइड्रोजन में होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 6.023 गुणे 10 की 23 से गुणा कर देंगे तो हमें 1 मोल हाइड्रोजन का आयतन मिलेगा। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। 1 मोल हाइड्रोजन का आयतन, ठीक है, तो उसे V मोलर, 1 मोल है तो Vm से दर्शाया है। अब वो क्या होगा, V1 यानी कि 1 हाइड्रोजन का आयतन गुणे एवोगैड्रो नंबर Na। चलिए तो गुणा कर देते हैं। तो V1 कितना है आपका, तो V1 है हमारा 5.1 गुणे 10 की -31 गुणे Na कितना होता है 6.022 या 23 गुणे 10 की 23। अब इसका गुणा करो आप तो इसका उत्तर लगभग आपका 3.1 के आसपास आ जाएगा। कितना आएगा, 3.1 गुणे 10 की घात कितनी बचेगी, 7 -7 घात मीटर क्यूब। ये एक सवाल आपका हल हो गया। इसके बाद के सवाल में सेम टू सेम न्यूमेरिकल आपको कैलकुलेट करना है, पर फर्क क्या है कि वहां पे 1 एंगस्ट्रॉम कर दिया है, पहली बात। और इससे आपको वास्तविक जो आयतन है STP के ऊपर, उसके साथ उसकी तुलना करनी है और आपको उस पर टिप्पणी देनी है, क्या अंतर है दोनों में। अब देखिए STP यानी केमिस्ट्री में आएगा आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। जैसे कि एक निश्चित तापमान, एक निश्चित वायुदाब पर हर एक गैस का जो आयतन है वो निश्चित होता है, ये आप पढ़ोगे। ठीक है, तो आयतन आपका फिक्स जो है, हर एक प्रत्येक गैस ले लो कोई भी चाहे, ठीक है, उसका आयतन फिक्स है। कब, अगर दाब और ताप एक निश्चित परिस्थिति में रखी जाए तो। अब 300 केल्विन ताप है फिक्स, और एक वातावरण यानी वायुमंडलीय जो दाब है वो कितना रखना है, 1, और 300 केल्विन ताप रखना है। तो प्रत्येक जो वायु है उसका जो आयतन है वो कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। कितना आयतन होता है, 22.4 लीटर। चलिए तो अब इसके बाद का सवाल है 2.17, उसकी हम यहाँ पे गणना शुरू कर रहे हैं। 2.17 नंबर, चलिए तो STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर 1 मोल हाइड्रोजन वायु का आयतन V बराबर 22.4। अब जब लीटर को मीटर क्यूब में परिवर्तित करना हो तो 10 की -3 से गुणा करना है। क्या याद रखोगे, लीटर से मीटर क्यूब में क्या करोगे, 10 की -3 से गुणा करेंगे हम, ये याद रखना है आपको। वैसे तो केमिस्ट्री में ढेर सारे सवाल आएंगे तो आपको याद हो जाएगा, पर अभी टेम्परेरी मैंने आपको बता दिया है। अब यहां आपको फिर से 0.5 की जगह 1 एंगस्ट्रॉम रखकर, कहाँ गया ये रहा,
0.5 की जगह 1 एंगस्ट्रॉम करके आपको उत्तर निकालना है और फिर इसके साथ इसकी तुलना करनी है। पर मैंने जैसा बताया कि आपको इसका आप हल करोगे तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है उत्तर में। तो क्या करेंगे, v बटे वी एफ, यानी ये हमारा कितना आया 22.4 गुणे 10⁻³ भाग हमने कितना निकाला था 3.1 गुणे 10⁻⁷। ये 1 मोल का आया था, ठीक है, और ये भी 1 मोल है, दोनों 1 मोल के लिए ही है। ये किस तरीके से, निश्चित अवस्था में, वास्तविक प्रैक्टिकल, और ये आदर्श परिस्थिति में। आदर्श परिस्थिति में जैसे कि एक इंसान का आयतन निकाला, ऐसे 10 इंसान एक साथ बिठा दिए तो कितना आयतन होगा इस परिस्थिति में, आदर्श परिस्थिति में, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो उत्तर निकालोगे आप, तो आपको इसका उत्तर मिलेगा कुछ 7.1 × 10⁻⁴। अब उसका अर्थ क्या हुआ ये समझिए। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो हम ऐसा कहेंगे कि 22.4 गुणे 10⁻³ जो है, यानी कि उसका जो वायु का जो वास्तविक प्रैक्टिकल आयतन है वो ज़्यादा है। आदर्श परिस्थिति में हमने जो निकाला हुआ है वो आयतन आप देख सकते हो बहुत कम है। क्यों अंतर ऐसा पड़ा? तो उसका उत्तर हम ऐसा कहेंगे कि वायु के जो अणु है वो कभी भी आपस में नज़दीक नहीं बैठते हैं, वो एक दूसरे से मुक्त होते हैं, ठीक है। तो आपने जो ये आयतन निकाला वो कैसा माना, एक हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे लगातार 10⁻³ हाइड्रोजन के अणु लगे जाएंगे तो कितना आयतन घेरेंगे ये निकाला आपने। पर ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि हाइड्रोजन परमाणु दूसरे के साथ ही बैठे, वो तो कभी भी मुमकिन नहीं है। वो तो इधर उधर हाइड्रोजन वायु है तो घूमती रहती है। तो अब 1 मोल वायु को घेरने के लिए आपको कितना आयतन चाहिए वो निश्चित है, तो उसका हमने आयतन निकाला और इन दोनों की तुलना की तो हमें क्या पता चला कि वायु अधिक जगह घेरते हैं तो उसे आप घन स्वरूप एक दूसरे के नज़दीक बैठे हैं ऐसा नहीं मान सकते, ठीक है। तो यहाँ पे वायु अवस्था में क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से मुक्त होते हैं, अतः वह अधिक आयतन घेरते हैं, ठीक है। तो उसका आयतन वायु अवस्था में अधिक होगा। तो ये 2 सवाल हमने यहां पे हल कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। 2 सवाल सेम टू सेम है। जब भी आपको किसी वस्तु की दूरी मापनी होती है तो हम किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग का इस्तेमाल करते हैं। एक दिया है लेज़र और एक दिया है सोनार। अब लेज़र का इस्तेमाल चंद्रमा की दूरी मापने के लिए किया गया है, ठीक है। और गति कौन कर रहा है, पृथ्वी से चंद्रमा तक लेज़र। उसी प्रकार सोनार में ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें सोनिक वेव्स आते हैं, ठीक है। तो ध्वनि से ज़्यादा तेज चलने वाले तरंग ध्वनि के तरंगों से ही बनाए जाते हैं, बराबर। तो उसे सोनिक वेव्स कहते हैं, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ऐसे तरंगों का ही नाम है जो ध्वनि के तरंगों से उसकी तुलना करके अलग अलग माध्यम में उसकी जो चाल है वो मापी जाती है। अब क्या कहा गया है यहाँ पे कि
लेजर के अंदर पृथ्वी से वहां तक लेजर जाकर वापस आएगा, वो समय यहां पे क्या किया गया है, मापा गया है, और वो 2.56 मिला हुआ है आपको। ठीक है, तो लेजर वाला सवाल है, आप नंबर देख लेना, मुझे नंबर परफेक्ट याद नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको समय दिया गया है 2.56 सेकंड। ठीक है, और आपको जो चाल है वो दी गई है, वो तो प्रकाश की चाल है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और सोनार वाला जो सवाल है उसके अंदर पानी के अंदर, समुद्र के पानी के अंदर जो ध्वनि तरंगों की चाल है वो 1450 के आसपास या 1150 के आसपास दी गई है। ओके, यानी कि चाल आपको ध्यान देनी है। यहां पे प्रकाश यानी कि लेजर, लेजर किसका तरंग है, तो प्रकाश का है, तो यहां पे प्रकाश का तरंग जो निर्वात में जो उसकी चाल है वो लिखी गई है, और दूसरा समय आपको दिया गया है। ठीक है, अब अंतर बराबर क्या होगा, अंतर d बराबर चाल यानी कि वेग लिख देता हूं मैं यहां पे टेम्पररी। ओके, और गुणे समय बराबर अंतर बटे समय यानी वेग होता है। ठीक, अब जैसे कि यहां पे हमें क्या दिया गया है, वेग 3 × 10⁸ प्रकाश का वेग, जो गति कर रहा है उसका वेग, और समय 2.56। अभी यहां पे आपने 2.56 लगा दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी उपकरण से, जैसे ये हमारा लेजर बीम है और यहां पे चंद्रमा के साथ वो गया और आया, तो ये इसने कितनी बार दूरी तय की, 2 बार, तो आपको जो उत्तर मिलेगा वो डबल मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि जाने से आने तक की दूरी मापी जाएगी। हमें तो कितनी चाहिए, आधी ही चाहिए। ठीक है, तो 2 तरीके हैं, आप ये समय रख कर जो उत्तर आता है उसका आधा करो, या फिर पहले से समय आधा करके रखो। ठीक है, तो यानी समय 1.28 रखा जाएगा, और फिर जो आता है 3.84 × 10⁶ मीटर, सॉरी किलोमीटर आएगा शायद, देख लेना आप गुणा करके। 8 है तो 2 घटा दिए है मैंने। ओके, तो लगभग आपका इसके आसपास ही आएगा। 3.28 लिख देते हैं सीधा सीधा। ठीक है, 3 × 1.28 तो 3 नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो आपका जो उत्तर आता है वो देख लेना। यहाँ पे 3 × 1.28 कर लो, 8 × 24, 3 दूनी 6 2 8, बस बराबर है 3.84 ही आता है। 3.84 × 10⁸ 10⁸ मीटर। ठीक है, और 5 कर दोगे तो किलोमीटर हो जाएगा बराबर। तो 3.84 × 10⁸ मीटर, ये क्या आ गया, पृथ्वी से चांद तक की दूरी। वैसे ही सोनार से दुश्मन जी के जहाज की दूरी मापनी है तो आप क्या करोगे, जो ध्वनि तरंगों का वेग दिया गया है वेग लिखोगे और जितना समय दिया है उसका आधा कर दोगे, और फिर जो उत्तर आएगा वो आपके सोनार से दुश्मन के जहाज तक की दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे 2 सवाल है, आप देख लेना। क्लियर है? चलिए आगे 2.23 नंबर का सवाल देखते हैं। 2.23, आपको सूर्य की त्रिज्या और सूर्य का द्रव्यमान निकालना है। ओके, और सॉरी दिया हुआ है, और आपका सूर्य का घनत्व निकालना है। ओके, और इस घनत्व से आपको बोलना है कि सूर्य कौन सी अवस्था में हो सकता है। सूर्य के कोर का तापमान और सूर्य की सतह का तापमान दिया हुआ है सवाल के अंदर। ठीक है, और उसके अंदर लगातार फ्यूजन यानी कि न्यूक्लियर संलयन की प्रक्रिया चलती रहती है, और
सूर्य के अंदर यानी कि कोर रीजन है उसकी ग्रेविटी बाहर की ग्रेविटी से अधिक होती है, तो वो अंदर से लगातार खींचता रहता है। ठीक है, और उसके अंदर ये जो प्रक्रिया चलती है न्यूक्लियर संलयन की वजह से, उसमें से ढेर सारी ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो हमारी ऊर्जा का स्रोत है, लगातार वहां से प्रकाश ऊर्जा निकलती रहती है। अब यहां से इसकी त्रिज्या और उसके द्रव्यमान के ऊपर से आपको निकालना है कि सूर्य की त्रिज्या दी है 7 × 10⁸ मीटर और द्रव्यमान है 2 × 10⁻30 किलोग्राम। ठीक है, तो आपको क्या तय करना है, सूर्य का घनत्व, और उसके ऊपर से आपको समझाना है कि इस घनत्व की रेंज ठोस अवस्था प्रदर्शित करती है या प्रवाही अवस्था प्रदर्शित करती है कि वायु अवस्था प्रदर्शित करती है। ठीक है, और वास्तव में सूर्य के अंदर कोर का जो द्रव्य है वो प्लाज्मा अवस्था में होता है, जो द्रव्य का चौथा स्वरूप होता है, जो हम देख चुके हैं। चलिए, अब घनत्व का समीकरण क्या है, तो द्रव्यमान घनत्व का समीकरण है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो द्रव्यमान कितना है, 2 × 10⁻30 बटे आयतन का समीकरण क्या है, 4/3 πr/3। ये समीकरण रखेंगे हम। चलिए, सो देयरफॉर रो बराबर 2 × 3 6 × 10⁻30 भाग 4 गुणे 3.14 गुणे सूर्य की त्रिज्या कितनी दी है, 7 × 10⁸ और उसका भी घन। ठीक है, तो इसका कुल मिला के उत्तर 1.4 के आसपास आएगा आपका, गुणे 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये सन का आपका द्रव्यमान घनत्व, यह द्रव्यमान घनत्व हम कह सकते हैं कि सूर्य ठोस या प्रवाही यानी कि द्रव तरल कह देंगे, अवस्था में हो सकता है, परंतु वायु अवस्था मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के जितने भी आईएमपी सवाल थे या कठिन सवाल थे वो मैंने आपको हल करवा दिए हैं। फिर भी आपको कोई सवाल हल करने में आपको असुविधा हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे पूछ सकते हो। कभी भी हम उसका सल्यूशन करेंगे। आप कभी भी मुझे बताओगे, मैं आपको लिख के आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, कॉल करके समझा दूंगा। ओके, आप आसानी से कभी भी मुझे व्हाट्सएप पर फ़ोन करके पूछ सकते हो कोई भी सवाल। ठीक है, और यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 समाप्त होता है। चैप्टर 3 शुरू करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से पढ़ना। ओके, और फिर चैप्टर 4 भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा दिवाली तक। ठीक है, तो ये मैकेनिक्स का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है 3, 4, 5, तो अच्छे से पढ़ना। ओके, और कोई भी सवाल है तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।